हेलो दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा जैसा कि आप सबको पता मालूम है कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कराई जा रही है, तो इसी के तैयारी में हम लोग भी जुटे हुए हैं। आप सबको प्रिपरेशन तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो ये शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, यही हम लोगों को उत्साह बढ़ाता है। और हम लोग तो अभी जानते ही हैं, इसके इतनी मेहनत करते हैं, बनाते हैं, आपको इतना समय आपका मतलब हम अपना देते हैं आपको, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं हम लोगों के लिए। इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपको ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में शुरू करेंगे आपका। ये तो क्या ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं परिणामित्र। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही उपयोगी आपका ये लेसन है, इसलिए हम आपको यही पढ़ाने जा रहे हैं आज। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपके परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई समस्या न रहे इस चैप्टर से। इसलिए ठीक है, हम शुरू करने चल रहे हैं। ट्रांसफार्मर कृपया करके प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आप लोगों को अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहें। तो ट्रांसफार्मर शुरू करने चल रहे हैं हम। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है। कैसी है? स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब यह एक स्टैटिक मशीन है। यह एक स्टैटिक मशीन है, मतलब ये घूमता नहीं है, फिर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। जो एक स्टैटिक मशीन है, जो धारा व वोल्टेज या वोल्टता, धारा व वोल्टता को एक स्तर से, कैसे? एक स्तर या एक लेवल से, एक स्तर से स्टेप अप या स्टेप डाउन, एक स्तर से दूसरे स्तर, एक स्तर से दूसरे स्तर में बदलता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में बदलता है। लेकिन यह कभी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम जो अगली लाइन आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन यह मतलब ट्रांसफार्मर यह कभी एक्टिव पावर या प्रत्यक्ष पावर या एक्टिव पावर व आवृत्ति लेकिन यह कभी प्रत्यक्ष पावर व आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता। मतलब ये हुआ कि
आपका पावर मतलब ये वोल्टेज चाहे जितना बढ़ जाए, धारा चाहे जितना घट जाए, लेकिन ये प्रत्यक्ष पावर जो है आपका वो कभी नहीं चेंज होता है, मतलब बदलता नहीं है। ये आपका प्रत्यक्ष पावर P बराबर VI ये कभी नहीं चेंज होता है। और फ्रीक्वेंसी F भी आपकी कभी, जैसे 50 हर्ट्ज है भारत की फ्रीक्वेंसी, तो इतनी ही रहेगी, चाहे जितना वोल्टेज घट जाए चाहे बढ़ जाए। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग कहते हैं DC में क्यों नहीं कार्य करता है, तो DC में नहीं कार्य करता है क्योंकि यदि हम प्राइमरी बाइंडिंग पर, ये ट्रांसफार्मर हम आपको बता रहे हैं बनाकर, देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये आपका कोर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का, ये आपका कोर जो सिलिकॉन स्टील का बना की छोटी छोटी स्ट्रिप से बना होता है, ये आपका होगा ट्रांसफार्मर। ये आपकी बाइंडिंग हो जाएगी, कुंडलियाँ, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ये आपकी बाइंडिंग हो गई। यहाँ पर आपका ये फ्लक्स जो जनरेट होगा यहाँ इसके मध्य में होगा, इसी कोर में जनरेट होगा। अब देखते हैं यह DC में क्यों नहीं कार्य करता है, यह AC में केवल कार्य करता है। AC में या DC में नहीं कार्य करता है क्योंकि यदि हम प्राइमरी बाइंडिंग, ये प्राइमरी बाइंडिंग आपकी हो गई, ये सेकेंडरी बाइंडिंग, तो प्राइमरी बाइंडिंग ये हो गई आपकी। प्राइमरी बाइंडिंग पर DC सप्लाई देते हैं तो कोर में एक DC प्रकार का जो ये कोर है, ये इसमें एक DC प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न होगा, अर्थात ऐसा फ्लक्स जो स्थिर होगा। अब मशीन में फ्लक्स तथा कंडक्टर दोनों ही स्थिर हैं। ये आपका फ्लक्स तो स्थिर ही है, ये इसके बाद कंडक्टर आपका भी स्थिर है, तो कंडक्टर दोनों स्थिर है और वोल्टेज उत्पन्न होने के लिए एक का बदलना जरूरी है, क्योंकि फैराडे के नियम के अनुसार या तो फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करे या कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को कट करे, तभी विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं। तो दोनों में से एक का बदलना जरूरी है। इसलिए DC देने पर फैराडे का नियम लागू नहीं होता, DC देने पर फैराडे का नियम लागू नहीं होता, तथा बहुत अधिक धारा प्राथमिक बाइंडिंग या प्राइमरी बाइंडिंग में बहुत अधिक धारा बहने लगेगी, क्योंकि सेकेंडरी पर ट्रांसफर नहीं होगी तो ये प्राइमरी बहुत अधिक धारा बहने लगी, जिससे ये जल सकती है। क्या होगी? जल जाएगी, ये जल जाएगी। इसलिए इसको केवल किस पर प्रयोग करते हैं? इसलिए ट्रांसफार्मर को केवल AC पर प्रयोग करते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर को केवल AC पर प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, नंबर 1 स्टेप अप और दूसरा हो गया आपका स्टेप डाउन। यह आपकी पावर के हिसाब से हुआ, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब स्टेप अप कब होता है? स्टेप अप आपका कब होगा? जब द्वितीयक वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज, जब द्वितीयक वोल्टेज या वोल्टता प्राथमिक वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज या जब द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक वोल्टेज से अधिक हो, क्या हो? अधिक हो तो क्या होता है? स्टेप अप। तो वह
स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। जब द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक वोल्टेज से अधिक हो तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। द्वितीयक वोल्टता या द्वितीयक धारा सेकेंडरी करंट प्राथमिक धारा से कम हो। ये दोनों कंडीशन होते हैं। जब द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक वोल्टता से अधिक हो या फिर द्वितीयक धारा प्राथमिक धारा से कम हो, तब वह क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपने देख लिया। इसके बाद में आपका आ जाता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में आप देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह परिणामित्र ट्रांसफार्मर जिसे हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। ट्रांसफार्मर का हिंदी है परिणामित्र। वह परिणामित्र या वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक वोल्टेज द्वितीयक वोल्टेज से ज़्यादा हो तथा प्राथमिक धारा द्वितीयक प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट से द्वितीयक धारा से प्राथमिक करंट द्वितीयक करंट से कम हो। वह परिणामित्र जिसकी प्राथमिक वोल्टेज द्वितीयक वोल्टेज से ज़्यादा हो। ठीक, स्टेप डाउन। और प्राथमिक धारा द्वितीयक धारा से कम हो। क्या हो? कम हो। क्या कहलाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये पावर ट्रांसफर के हिसाब से हो गया आपका स्टेप डाउन और स्टेप अप। ट्रांसफार्मर वैसे कई प्रकार के होते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो गया आपका। क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो गया। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में सीटी और पीटी आते हैं आपके। और इसके बाद में स्टेप डाउन स्टेप अप, ये तो पावर के हिसाब से। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, और इसके बाद में और आपका आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, स्टेप अप हो ही गया है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद 1 फेज 3 फेज 6 फेज 12 फेज, ये सब ट्रांसफार्मर आपके आ जाएंगे। इसके बाद में अब यहाँ से ट्रांसफार्मर कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है ईएमएफ, इसको हम बताएंगे आपको। ट्रांसफार्मर में ईएमएफ कैसे जनरेट होता है इसे हम बताएंगे। ट्रांसफार्मर में एफआई कैसे सेटअप होता है, फ्लक्स आपका कैसे उत्पन्न होता है, ये बताएंगे। ठीक, तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में कोई सप्लाई प्रवाहित करते हैं, जब प्राइमरी वाइंडिंग में
कोई सप्लाई प्रवाहित करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, इसमें जब कोई सप्लाई देते हैं इस वाले में, तो एक धारा बहती, इसमें क्या होता है, एक धारा बहती है, तो जिसके कारण कोर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, कोर में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के सेल्फ इंडक्शन से प्राइमरी वाइंडिंग में, इसमें इस प्राइमरी वाइंडिंग में, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन से एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है, तथा एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, तथा म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होता है, जब इसमें उत्पन्न हो जाती है तो इसके कारण म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी में, इसके कारण क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाती है। जब इस प्राथमिक में उत्पन्न हो जाती है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। तो अर्थात ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। कैसे, ट्रांसफार्मर, आपका ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि जब हम प्राथमिक सप्लाई देते हैं तो इसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल, इसमें एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी में भी एक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब दोनों बाइंडिंग जब म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करते हैं, इसके बाद जब दोनों बाइंडिंग अब एक दूसरे कैसे कपल हो जाते हैं, मैग्नेटिक, तो इसके जो ये है, इसके मध्य जो होता है अनंत प्रतिरोध होता है, अनंत प्रतिरोध, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसके मध्य अनंत प्रतिरोध होता है। केवल ये मैग्नेटिकली कपल होते हैं और इलेक्ट्रिकली नहीं होते। इलेक्ट्रिकली मतलब जैसे एक बाइंडिंग ये हो गई आपकी, इसी में ये दूसरी बाइंडिंग भी, तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली, विद्युतीय, इलेक्ट्रिक कपल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली कपल होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, मैग्नेटिकली मतलब चुंबकीय रूप से युग्मित होते हैं, विद्युत रूप से नहीं होते हैं, क्योंकि इनके मध्य अनंत प्रतिरोध होता है। और अनंत प्रतिरोध मतलब, ये अनंत प्रतिरोध का मतलब आपका हो गया कि धारा नहीं प्रवाहित होती है, अर्थात आपका हो गया कि ये विद्युत रूप से नहीं कपल होते हैं। इसके बाद में आपका हम देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं आपका क्या हो, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ। इसके बाद में ईएमएफ हम आपको देखेंगे, ईएमएफ विद्युत वाहक बल समीकरण। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल का समीकरण, विद्युत वाहक बल का समीकरण, जैसे आपको पता है कि फाई बराबर होता है फाई एम साइन ओमेगा टी आपका, और इसके बाद में लेंज के अनुसार E1 बराबर आपका होता है माइनस N1 डी फाई बाई डी टी। यहाँ से आपका हम फाई का मान रख देंगे माइनस N1 डी, फाई की जगह फाई एम साइन ओमेगा टी अपान डी टी आपका हो जाएगा। इसका आप टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट, माइनस N1, यहाँ से फाई एम आगे चला जाएगा डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस N1 फाई एम ओमेगा
माइनस कास ओमेगा टी आपका हो जाएगा। यहाँ से माइनस n1 फाई m ओमेगा, यहाँ आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये आपका ये हो जाएगा। यहाँ से माइनस n1 फाई m ओमेगा, ये होगा आपका हो जाएगा कास, ये आपका ये यहाँ से कास ओमेगा टी का ये हो जाएगा वैल्यू आपका, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसके बाद में आपका हो जाएगा ये फाई m ओमेगा, ये यहाँ से n1 फाई m, ठीक, ये आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। यहाँ से फिर आपका आ जाएगा माइनस n1 रहेगा भाई, ये फाई m f, ये यहाँ से पूरा आपका हम लिख देते हैं। देखिए आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आपका हम इधर लिख देते हैं, लिखते हैं ये माइनस, ये जो आपका ये है ये आपका ये वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन इसका मान क्या होगा 1 होगा, तभी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके बाद में इसका मान, इसको जब हम हल करते हैं तो आपका आ जाएगा 2 पाई f n1 फाई m बाई √2 आपका आ जाएगा। यहाँ से आप हल करेंगे तो √2 आपका हो जाएगा पाई f n1 फाई m। यहाँ से फिर हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका E1 बराबर 4.44 f n1 फाई m। यहाँ से इसी प्रकार आपका अगर सेकेंडरी का देखेंगे तो ये 4.44 f n2 फाई m आपका आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है ये कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विद्युत वाहक उत्पन्न EMF उत्पन्न EMF फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे होती है, लैगिंग पीछे होती है। और सेकंड आपका है ये, सेकंड आपका है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी में उत्पन्न EMF प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF में 180 डिग्री का कोण होता है, ये विद्यार्थियों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी क्लासें प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद में आज बस इतना ही।
फिर कल मिलते हैं नई क्लास लेकर नए ऊर्जा के साथ। आप हमारी क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।